हेलो दोस्तों, वेलकम टू गूगली वर्ल्ड। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ईवीएस के पार्ट 12 के बारे में, जो हमारा मिसलिनियस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सांप के बारे में, मतलब कि स्नेक। भारत में कुल 4 प्रकार के सबसे ज़्यादा जहरीले सर्प पाए जाते हैं, जो कि हमारे हैं नाग, करैत, दुवैया और अफाई। इसमें जो नाग है इसे हम किंग कोबरा के नाम से जानते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई सर्प काट लेता है तो उसे हम किंग कोबरा के विष से बनाया गया एंटीडोट ही देते हैं, क्योंकि भारत में इससे ज़्यादा कोई जहरीला सर्प नहीं माना जाता है। सांप के जो जहरीले दांत होते हैं वो खोखले होते हैं, जिससे वह जब आदमी को काटता है तो उन जहरीले दांतों का जहर आदमी के शरीर में फैल जाता है। और इसकी जो दवाई बनती है, जो एंटीडोट बनता है, जो सीरम बनती है, वह सांप के जहर से ही बनती है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ सपेरे सांप रखते हैं, उनके सांप यदि किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उन पर जहर नहीं चलता है, क्योंकि सपेरों ने पहले ही सांपों से उनके जहर वाले दांत निकाल लिए होते हैं और उनकी सीरम से दवाई बना लेते हैं, एंटीडोट बना लेते हैं जहर का। जो सांप के दांत होते हैं वो नुकीले तो होते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने शिकार को खाता नहीं है, काटता नहीं है, बल्कि वह सीधा निगल जाता है। और सर्प के कान नहीं होते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग चलते हैं ग्राउंड पर, जमीन पर जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है उनके माध्यम से ही वह समझ पाते हैं कि क्या हरकत हो रही है। और इसे हम किसान का मित्र कहते हैं। किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि चूहे जो होते हैं वो किसान की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और यह क्या करता है, उनको खा जाता है। चूहों को खाने के कारण ही इसे हम किसान का मित्र भी कहते हैं। सांप पकड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? कालबेलिया बोला जाता है। और कालबेलिया, जैसा कि आप ये मुद्रा देख सकते हैं, एक प्रकार की नृत्य की मुद्रा भी है, कालबेलिया ही बोलते हैं इसे। यह आपकी इमेज में दिखाई गई, यह आपकी कालबेलिया नृत्य की मुद्रा है। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसके बाद में हम जानेंगे हेरिडिटी के बारे में, आनुवंशिकता के बारे में। आनुवंशिकता के जो जनक माने जाते हैं वह ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। इनका बचपन से पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो इन्होंने बचपन में पढ़ाई छोड़कर मठ को ज्वाइन कर लिया था। मठ जहाँ पर बौद्ध लोग रहते हैं शांति के लिए अपनी। 7 साल की एज तक इन्होंने मठ में रह करके 28,000 पौधों पर प्रयोग कर डाला था। इन्हें पौधों से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। तो इन्होंने जब अपना प्रैक्टिकल किया 28,000 पौधों पर, तो उन्होंने देखा कि कुछ जो गुण होते थे वो इन्हें कॉमन दिखाई देते थे। कुछ गुण जो होते थे इन्हें पेड़ में दिखाई देते थे, जैसे किसी पेड़ का जो बीज होता था वह चिकना और खुरदरा होता था, या तो पीला या हरा होता था, या तो उसके तने या लंबे या नाटे होते थे। तो इनको जो चीज़ें दिखती थी या पेड़ में ही दिखती थी। और इन्होंने अपने प्रैक्टिकल में एक चीज़ और ध्यान दी कि जो इनकी पीढ़ी, मतलब कि जैसे कोई पौधा बना, पौधे के बाद में उसके द्वारा उसका बीज उत्पन्न हुआ, बीज उत्पन्न होने के बाद जब उस बीज को रोपा गया और उससे जो पौधा उत्पन्न हुआ दूसरा, तो इस पौधे का जो मुख्य पौधा था जिससे बीज बना था, तो इस पौधे के गुण जो बीज से दूसरा पौधा बना उसमें उसके गुण सेम पाए गए, और इसी का नाम इन्होंने आनुवंशिकता दिया था। तो आनुवंशिकता के जो जनक माने जाते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। ऐसा ही मनुष्य में भी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यह संबंधित होता है मनुष्य की जीन से, और जो उसकी संतानें होती हैं उसकी संतानों में जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वह उनकी संतानों में पाए ही जाते हैं। हालांकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले यह प्रयोग मटर पे किया था। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब जानेंगे हम कैजुरिना का जो पेड़ होता है, इससे में ठोस लकड़ी प्राप्त होती है, इससे डंडे व लाठियां बनाई जाती हैं। कैजुरेना का पेड़ होता है, याद रखिएगा, इससे में ठोस लकड़ी प्राप्त होती है। बीन, तुंबा, खंजरी, ढोल एक प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीन जो सपेरे लोग रखते हैं, तुंबा भी इसी प्रकार का होता है, खंजरी भी इसी प्रकार का होता है, ढोल जैसा कि आप सभी को पता होगा नगाड़े के टाइप में होते हैं जो दोनों तरफ से हाथों से बजाई जाती है। बीन, तुंबा और खंजरी, इसका निर्माण किससे होता है, किससे बनाई जाती है? ये सूखी लौकी से बनाई जाती है। लौकी जो हमारी सब्जी होती है उसी को जो सुखा लिया जाता है, तो इसकी सहायता से बीन, तुंबा और खंजरी का निर्माण होता है। गाय के जो आगे के दांत होते हैं वह छोटे होते हैं, या पत्तों या घास फूस जो खाते हैं उनको काटने के लिए होते हैं, जबकि पीछे के जो दांत होते हैं वह चपटे व बड़े होते हैं, और यह दांत इनके चबाने के लिए होते हैं। आपने देखा होगा कि जब गाय या भैंस कोई भी जानवर घास फूस खाता है या पत्ते खाता है तो पहले वो आगे से चबाता है, उसके बाद में काफ़ी देर तक वो अपने पिछले दांतों का प्रयोग करके वो चबाया करते हैं। उनके चबाने का कारण यही होता है कि उनके पीछे के दांत जो चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के जो दांत होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं, क्योंकि बिल्ली मांसाहारी होती है, आप सभी को पता होगा। तो यह मांस को चीरने और फाड़ने के उसमें प्रयोग करती है अपने दांतों का अच्छे से। गिलहरी के जो दांत होते हैं वह हमेशा बढ़ते रहते हैं। कहा जाता है कि यदि गिलहरी
कुछ भी कुतरे ना, कुछ भी काटे ना, तो उसके दांत इतने बड़े हो जाएंगे जितना उसका शरीर होता है, क्योंकि ये लगातार अपने दांतों से कुछ ना कुछ काटती रहती है, कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, जिसके कारण इसके दांत घिसते रहते हैं। तो इसके दांत घिसने के कारण इसके दांत ज्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जैसे हम गाय की बात कर लें, गाय होती है, गाय के कान बाहर दिखाई देते हैं हमें और उसके शरीर पर हमें बाल भी दिखाई देते हैं, तो मतलब कि वह बच्चे देती है। और इसके बाद में जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। जैसे हम किसी भी पक्षी की बात कर लें तो हमें कभी भी पक्षियों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल भी प्रायः नहीं होते हैं, इसीलिए वह अंडे देते हैं, वह बच्चे नहीं देते हैं। उनके अंडों से उनके बच्चे होते हैं। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इनके सिरों के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो इनके कान का काम करते हैं। इनके जो छेद होते हैं कान दोनों तरफ, वह पंखों से ढके रहते हैं, जिसके कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद जानेंगे तरुण भारत संघ एक संस्था है जो राजस्थान की है, जो लोगों को तालाब कुएं खुदवाने में मदद करती है। जहाँ पर तालाब और कुएं नहीं है, यहाँ पर पानी की कमी है, तो वहाँ पर तरुण भारत संघ एक संस्था है, वहाँ के लोगों की सहायता से यह तालाब और कुएं खुदवाते हैं। आंध्र प्रदेश में मामिडी तांड्रा एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है आम का पापड़। आम का पापड़ मतलब कि जो पापड़ आम से बनता है, जो आम को सुखा के बनाया जाता है, उसे आंध्र प्रदेश में मामिडी तांड्रा कहते हैं। जंगल में रहने वाले जानवर और पक्षी स्थिति के अनुसार अलग अलग आवाजें निकालते हैं। इसका मतलब यह है कि जब उनका दुश्मन आता है तो वह अपने साथियों को सतर्क करने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाज निकालते हैं जो खतरे का संकेत होती है। या जब उनका कुछ शिकार आता है तो शिकार को पाने के लिए, अपने साथियों को बताने के लिए कि शिकार आ रहा है, उसके लिए कुछ अलग प्रकार की आवाजें निकालते हैं। या फिर कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो कहा जाता है कि जानवर ज्यादा समझदार होते हैं, उन्हें पहले ही आभास हो जाता है, तो वह अलग प्रकार की आवाजें निकालते हैं। जंगल में जो भी जानवर पक्षी रहते हैं सबकी अपनी अपनी भाषा होती है, कहा जाता है यह कोई दुश्मन है, कोई तूफान है, कोई भूकंप है, इससे पहले ही लोगों को यह आगाह कर देते हैं, अपने साथियों को आगाह कर देते हैं, जिससे अपनी वह जान को बचा सकें। 2004 में जब सुनामी आई थी भारत के अंडमान निकोबार में, आपको पता है अंडमान निकोबार काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था सुनामी से। तो इसमें हुआ क्या था, वहाँ के जानवर जो थे विभिन्न प्रकार की हरकतें कर रहे थे, विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाल रहे थे। वहाँ की जो जनजातियां हैं वो रहने वाली उनकी हरकतों को देख के समझ गई थी कि कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है, तो उन्होंने क्या किया था, वो एरिया अपना इलाका छोड़ दिया था, जिससे वो अपनी जान बचाने में समर्थ हो सके थे, उन्होंने अपनी जान बचा ली थी। जानवर और पक्षी बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं, इन्हें आपदा के बारे में पहले ही आभास हो जाता है। मछलियाँ जो होती हैं भाई, पक्षी और जानवरों के साथ साथ मछलियाँ भी तो एक दूसरे को संकेत देती हैं, अपनी भाषा में बात करती हैं। तो जब मछलियों को खतरे का आभास होता है तो वह अपने साथियों को विद्युत तरंगों के माध्यम से आगाह कर देते हैं कि कोई खतरा होने वाला है या कोई खतरा है। इसके बाद थोड़ा खान पीन के बारे में जान लेंगे। हांगकांग के जो लोग होते हैं उन्हें खाने में सबसे ज़्यादा पसंद होता है सांप, और सांप की जो डिश होती है उस डिश को हम लिंग हु फेन कहते हैं। तो याद रखिएगा, हांगकांग के लोग सर्प को खाना पसंद करते हैं। अपने भारत देश में कश्मीर में लोग सरसों के तेल में बनी हुई या सरसों के तेल में तली हुई मछली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद गोवा में जो होता है, गोवा आपको पता है ये समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पर समुद्री मछली होती है। समुद्री मछली को नारियल के तेल में पका के खाना गोवा के लोगों की शान मानी जाती है, बहुत पसंद करते हैं गोवा के लोग इसे। इसके बाद में जो केरल का प्रमुख खाना है वो माना जाता है टेपिओका। अब टेपिओका क्या होता है, यह जमीन के अंदर उत्पन्न होता है। टेपिओका जमीन के अंदर होता है, नारियल जमीन के ऊपर होता है पेड़ों पर। तो टेपिओका में नारियल डाल के खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद में जान लेते हैं कुछ भाषाओं के बारे में। मलयालम हमारे भारत देश में केरल राज्य की भाषा है। कोंकणी भाषा हमारे गोवा राज्य की है। मराठी भाषा, मराठी जैसा कि आपको शब्द से ही पता लग रहा होगा, मराठी मतलब कि मराठा। मराठा कहाँ से के निवासी थे, महाराष्ट्र के। उसके बाद में गुजराती भाषा, गुजराती भाषा इसके नाम से ही समझ में आ जाता है कि यह गुजराती बात हो रही है। उसके बाद में जो कन्नड़ भाषा है हमारी, कन्नड़ भाषा हमारे कर्नाटक राज्य की है। स्वच्छ भारत अभियान हमारा 2014 में स्टार्ट हुआ था और इसमें लक्ष्य रखा गया था कि 2019 तक सभी पूरे भारत को स्वच्छ बना लिया जाएगा, इस अभियान को पूरा कर लिया जाएगा। और यह भारत गांधी जी की 185वीं वर्षगांठ पर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था इसमें, मतलब कि 2019 में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 1869 में 2 अक्टूबर को।
इसके बाद में थोड़ा चूहे के बारे में जान लेते हैं। चूहे की जो देखने की क्षमता होती है वह कम होती है, लेकिन उसकी जो सूंघने, छूने और स्वाद की क्षमता होती है वह बहुत तेज होती है। वह देख तो कम सकता है, लेकिन सूंघने के माध्यम से वह दूर दूर तक अपना अंदाजा लगा लेता है कि कहाँ पर खतरा उत्पन्न है, कहाँ पर खतरा उत्पन्न नहीं हो सकता है। और स्वाद के बारे में भी वह अपने क्षमताओं से ही जान लेता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पे रखी है। इसके बाद में भीमा संघ जो है कर्नाटक के होलगुंडी गांव की एक पंचायत का नाम है। इसमें ये प्रसिद्ध क्यों हुई थी? इसमें जो पानी की समस्या थी एक समय पे वहां पर राज्य में, तो उसको दूर करने के लिए आगे जो आए थे वो बच्चे आए थे। वहां के जो वयस्क लोग थे वो आगे नहीं आए थे, तो पानी की समस्या को दूर करने के लिए इसमें बच्चे आए थे, इसीलिए यह काफी हाईलाइट हुआ है और हमारे बुक में भी दिया गया है। और इसके बाद में जानते हैं, ये बात याद रखिएगा कि अहमदाबाद में जो हवाएं चलती हैं वह मोस्टली गर्म हवाएं ही होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। गोवा के मैदानों में जो मिट्टी होती है वह लाल मिट्टी पाई जाती है। और गाजी खान एक एरिया है जो बंटवारे के बाद में पाकिस्तान चला गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।